मैंने बताया कि जब चुनाव होने के बाद से बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री चुन लिया जाएगा, वे व्यक्ति राष्ट्रपति के पास अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और अपने मंत्रिमंडल का मंत्रियों का एक लिस्ट देंगे, नाम सहित और विभाग सहित देंगे। और उनका क्या होगा जी, किसी खास दिन शपथ होगा। तो शपथ में क्या शपथ लेंगे? वे अपने राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता का शपथ लेते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई वो मंत्री हो या कोई सांसद हो। पद का और गोपनीयता का। पद मतलब जो पद मिलेगा उसका सही से निर्वहन करेंगे, और गोपनीयता का मतलब अपने गोपनीय यानी मंत्री परिषद की गोपनीय मीटिंग, मंत्रिमंडल की गोपनीय मीटिंग, सदन की गोपनीय बात को वह कहीं डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ओके, अब आता है कि मेन मुद्दा वेतन पर आ जाती है। अब उनका कितना वेतन मिलता है? एक सांसद को 1 लाख रुपया वेतन मिलता है। इसके अलावा निर्वाचन भत्ता उनको 70,000 प्रति माह मिलता है। इसके अलावा 60,000 रुपये 60,000 पर मंथ ऑफिस कार्य के लिए मिलता है। इसके अलावा जब सदन की सत्र चल रही हो, सत्र समझते हैं ना, शीतकालीन सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, ग्रीष्मकालीन सत्र होता है। जब सत्र चलती हो तो सत्र के दौरान प्रतिदिन 2,000 रुपये दैनिक भत्ता उनको मिलता है। क्लियर? आपके मन में यह भी सवाल होता है कि चूंकि सांसदों का मुखिया कौन होते हैं जी? प्रधानमंत्री। सांसदों के प्रधान प्रधानमंत्री। इनका सैलरी कितना मिलता होगा? तो इनका सैलरी 1.66 लाख रुपए मिलता है। 1,66,000 रुपया कुल मिलाकर के इनको सैलरी मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी इनको सुविधाएं मिलती हैं, हवाई फ्री, इनका खास चार्टर प्लेन। इसके अलावा इनका फ्री में आवास, इनका आवास है एक अने मार्ग नई दिल्ली में। क्लियर? तो ये रहे आपके सांसदों के वेतन और भत्ता। अब ध्यान देने वाली बात है कि सांसद जब चुन लिए गए तो वह किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल 5 सालों का होता है और वे लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। भले वह राज्यसभा में ही क्यों न निर्वाचित हो, क्यों न बैठे, लेकिन एक्चुअल सदस्य किनके होते हैं जी? लोकसभा के सदस्य होते हैं और इनके कार्यकाल 5 साल होता है। अब जब लोकसभा की कार्रवाई चल रही हो, लोकसभा की बैठक चलती रही हो, तो बैठक चलने के लिए पहली बैठक जब शुरुआत हो रही हो, जब लोकसभा की पहली बैठक हो, तो आपको बता दें कि जो पहले का लोकसभा अध्यक्ष जो होंगे, वो लोकसभा की पहली बैठक के पहले तक लोकसभा के अध्यक्ष होंगे। ध्यान देंगे, मान लीजिए कि अभी लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं, तो अगला लोकसभा का जब गठन होगा, चुनाव होगी, जब लोकसभा का गठन हो जाएगा, यानी जब उसकी पहली बैठक होगी, उसके पहली बैठक के पहले तक
वे लोकसभा के अध्यक्ष रहेंगे। अब मान लीजिए कि लोकसभा की पहली बैठक हुई, एक सरकार चुन लिया गया एमपी। अब लोकसभा की पहली बैठक शुरू हो रही है। उस बैठक में अध्यक्षता कौन करेंगे? तो ऐसे परंपरा है कि जो भी वरीय सदस्य होंगे, वरीय सांसद होंगे, उनको उस दिन के लिए अध्यक्ष बना दिया जाएगा और उनके ही अध्यक्षता में सदन की कार्रवाई चलेगी। तो अभी जो लोकसभा चल रही है, इसकी पहली जो बैठक हुई थी उसमें मध्य प्रदेश के सांसद, टीकमगढ़ के सांसद वीरेंद्र कुमार को, जो वयोवृद्ध थे, सबसे बुजुर्ग थे, उनको अध्यक्षता बनाया गया। ऐसे अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। क्या बोलते हैं? उनकी अध्यक्षता में सदन की लोकसभा की कार्रवाई चलती है और उनकी अध्यक्षता में नया लोकसभा अध्यक्ष को चुना जाता है। तो उन्हीं की अध्यक्षता में नया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चुना गया। अभी 2019 से वर्तमान में कोई भी लोकसभा का उपाध्यक्ष नहीं है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो अभी लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष नहीं है। क्लियर? तो आपने जाना कि जब पहली बैठक होगी, उसी बैठक में सर्वसम्मति से लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष चुना जाता है, जिनका कार्यकाल 5 सालों का होता है। और जब तक नई सरकार बन नहीं जाती है और लोकसभा की पहली बैठक नहीं होती है, तब तक लोकसभा के अध्यक्ष का पद सुशोभित करेंगे। क्लियर है? अब देखिए, अब दूसरे दिन से जब कार्रवाई चलेगी तो वो प्रोटेम स्पीकर नहीं रहेंगे। जो चुना गया है वे स्पीकर अध्यक्षता करेंगे। अब इनकी वेतन क्या इतना होगी? इनका वेतन क्या होगा? तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं और उनका वेतन जो मिलता है सभापति होने के नाते 4 लाख रुपए मिलता है। ठीक उसी तरह लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन 4 लाख रुपया प्रति माह मिलती है। ओके, अब चर्चा करते हैं कि लोकसभा की बैठक, तो कितने सदस्य होंगे कि लोकसभा की बैठक होगी, जिसको बोलते हैं कोरम। क्या बोलते हैं? गणपूर्ति। यानी कुल सदस्यों के 1/10 यानी 55 सदस्य होंगे या 55 से ज्यादा होंगे तभी लोकसभा की बैठक होती है। अन्यथा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा का स्थगन कर दिया जाता है। स्थगन करने की पावर लोकसभा अध्यक्ष को है, जबकि सदन को बुलाने की पावर राष्ट्रपति को है। सत्र चालू करने का पावर राष्ट्रपति को है। सत्रवासान करने की पावर राष्ट्रपति को है। तो स्थगन कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, जब तक कि गणपूर्ति यानी कोरम पूरा नहीं हो जाए। मान लीजिए 100 एमपी आ गए, लोकसभा की कार्रवाई चलेगी कि नहीं चलेगी? क्योंकि कोरम पूरा हो रहा है। 50 सदस्य आकर बैठ गए, नहीं चलेगी। अब जानते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष का
अगर नहीं रहते हैं, लोकसभा अध्यक्ष अगर नहीं रहते हैं, तो उनके अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष क्या करेंगे? अध्यक्षता करेंगे। लेकिन वर्तमान में उपाध्यक्ष नहीं है, तो यहां ध्यान देने वाली बात है, एक है कि उपाध्यक्ष का स्थान रिक्त है और एक है कि उपाध्यक्ष अनुपस्थित है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अनुपस्थित है। अगर अनुपस्थित अगर होंगे तो लोकसभा के सदस्य अपने में से किसी सदस्य को मनोनीत कर लेंगे। लेकिन अगर सीट रिक्त है तो राष्ट्रपति जो करेंगे क्या कि किसी भी व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष मनोनीत करेंगे। क्लियर है? अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष है लेकिन वे लोग अभी नहीं है, अनुपस्थित है, इस स्थिति में लोकसभा की कार्रवाई चलने के लिए उपस्थित सदस्यों में से कोई अपने एक सदस्य को मनोनीत कर लेंगे। लेकिन अगर सीट रिक्त है तो राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को मनोनीत करेंगे। लेकिन अगर अध्यक्ष का पद उपाध्यक्ष अध्यक्ष का पद किसी कारण से कहीं चले गए, उससे खाली हो गया, तो उपाध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करेंगे। स्पष्ट हो गया ना? अब अध्यक्षता करने की क्या पावर होगी? तो पहली पावर क्या होगी कि वह सदन में सदस्यों को बोलने की समय सीमा को निर्धारण करते हैं, सदन में अनुशासन बनाए रखने का काम करते हैं, सदन में असंसदीय भाषा गाली गलौज की नौबत नहीं आए, इसका मर्यादा को पालन करते हैं। सदन में किसी विधेयक पर चर्चा करा करके उस विधेयक को पारित कराने का काम है। संसद में कोई प्रस्ताव आता है, कोई विचार आता है, कोई प्रश्न आता है, तो उस पर चर्चा कराने का काम इनका है। सदन की मर्यादा को भंग न हो, सदन में बाहरी लोगों का, सदन में प्रेस वाले का, इन लोगों पर नियंत्रण करते हैं। क्लियर? संसदीय अधिकार का प्रयोग इनके द्वारा किया जाता है। और किसी भी विधेयक जब मान लीजिए कि लोकसभा से राज्यसभा में आती है या राज्यसभा से लोकसभा में जाती है, तो इस विधेयक के विचार विमर्श करने के बाद अंतिम रूप से इनका हस्ताक्षर होता है। तो यही लोकसभा अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का कार्य है। ठीक है ना? एक चीज और जान लीजिए कि उपाध्यक्ष जो है वे लोकसभा अध्यक्ष के अधीन काम नहीं करते हैं, वे संसदीय विधान के अंतर्गत काम करते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष अपना पद त्याग किसको देंगे? उपाध्यक्ष को देते हैं, और उपाध्यक्ष अपना पद त्याग करना हो तो अध्यक्ष को देंगे। यानी उपाध्यक्ष अगर पद त्याग करेंगे तो अध्यक्ष को देंगे, अध्यक्ष अपना पद त्याग किसी कारण से करेंगे तो उपाध्यक्ष को देंगे। स्पष्ट है? तो ये रही आपका अध्यक्ष के काम। अब चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि कोई भी विधेयक या तो राज्यसभा में प्रस्तुत होता है या लोकसभा में प्रस्तुत होता है। जब लोकसभा से विधेयक पारित होता है तो कहां आता है जी? राज्यसभा में। और जब राज्यसभा से विधेयक पारित होता है कहां जाता है जी? लोकसभा में। स्पष्ट है? तो कोई भी विधेयक जब पारित हो जाता है
तो वह संबंधित दूसरे सदन में जाता है, यानी लोकसभा किसी विधेयक को पारित कर दे तो वह राज्यसभा में भेजेगी। अब देखते हैं, कभी कभी किसी विधेयक पर मतभेद हो जाता है, तो इस स्थिति में अनुच्छेद 108 कहता है कि राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं और उस मतभेद को क्या करते हैं, उस विधेयक पर हुई मतभेद को खत्म करते हैं। क्लियर? तो पहला काम है कि विधेयक बनाना। दूसरा काम क्या है? वित्त विधेयक संबंधित शक्ति, यानी वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति लोकसभा को ही वित्तीय शक्ति प्राप्त है, राज्यसभा को नहीं, क्योंकि कोई भी विधेयक, वित्त विधेयक कहां प्रस्तुत होता है जी? कहां पेश होता है? लोकसभा में पेश होता है। इसके अलावा जब लोकसभा में जब विधेयक पेश होगा तो वह विधेयक कहां जाएंगे जी? राज्यसभा में जाएंगे। राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक कर रख सकती है, या 14 दिनों तक के पहले उसको लौटा देगी विचार के लिए। अब ठीक है ना, अगर वह नहीं लौटाती है तो विधेयक को पारित समझा जाता है राज्यसभा से। अगर यह लौटाती है 14 दिन के पहले, अगर फिर उसको पारित करती है तो उसको भी पारित कर देना होगा। तो इस स्थिति में देखते हैं कि इसको वित्तीय संबंधी पावर ज्यादा है। तीसरा काम क्या करती है? संविधान संशोधन संबंधी विधेयक पर इसका क्या पावर है? संविधान संशोधन विधेयक संबंधी पावर। कोई भी संविधान संशोधन की विधेयक या तो लोकसभा में प्रस्तुत होगी या राज्यसभा में प्रस्तुत होगी। जब यह विधेयक अगर राज्यसभा में प्रस्तुत हो रही है तो बहुमत से, यानी 2/3 से लोकसभा में आता है, तो यह क्या करेगी? यह भी इस विधेयक को बहुमत से पास कर देगी। अगर यहां आता है संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में, अगर यह बहुमत से पारित कर देती है तो लोकसभा, राज्यसभा भी उस विधेयक को क्या करेगी जी? पास कर देगी। लेकिन अगर इस विधेयक को ये रख लेती है राज्यसभा, या ये रख लेती है संविधान संशोधन विधेयक, या तो राज्यसभा उस विधेयक को रखती है संविधान संशोधन विधेयक को, या लोकसभा उस विधेयक को रख लेती है, अब पारित नहीं करती है, तो उस दिन से वो विधेयक क्या हो जाएगा? गौण हो जाएगा, यानी वह पावर में नहीं रहेगा, उसकी महत्व खत्म हो जाएगी। क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक नहीं बुलाते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक नहीं बुलाती है। अगर कोई सदन उस विधेयक को रोक लेते हैं तो विधेयक की प्रासंगिकता वहीं खत्म हो जाती है। इसके अलावा चूंकि हम जानते हैं कि लोकसभा जो है सीधे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि रहते हैं, इस नाते लोकसभा के जो सांसद होते हैं जनता की समस्याओं को सुनते हैं, जनता के प्रश्नों को विचार विमर्श करते हैं और उसको सोल्व करने का काम करते हैं। और एक अंतिम और महत्वपूर्ण बिंदु है कि लोकसभा कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। कैसे? हम जानते हैं कि लोकसभा के जो भी सांसद होते हैं
यानी हम जानते हैं कि जो भी सांसद चुने जाते हैं वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी अगर किसी सांसद के विरुद्ध या किसी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वह क्या करते हैं कि मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति का अभिभाषण जो होते हैं उसके भी विरुद्ध अगर धन्यवाद ज्ञापन में असहमति यानी अस्वीकृत कर दिया जाता है तो इससे भी सरकार क्या हो जाती है जी, गिर जाती है। इसके अलावा अन्य कई कारण है जिनके द्वारा राष्ट्रपति जो है इनके द्वारा लोकसभा द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखी जाती है। ध्यान देंगे कुछ ऐसे काम है जो लोकसभा करती है। पहला काम, राष्ट्रपति का महाभियोग संबंधी कार्रवाई। दूसरा काम, सर्वोच्च न्यायालय के या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों के कदाचार या अयोग्यता से संबंधित महाभियोग की प्रक्रिया इसी सदन में होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकसभा का व्यापक अधिकार और कार्य है जिसके माध्यम से वह संघीय कार्यपालिका में यानी संघीय कार्यपालिका पर नियंत्रण और संघीय व्यवस्थापिका में अपनी अमूल्य योगदान देती है। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। जय हिंद, जय भारत।